सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की। हम देखते हैं कि जो जल जीव मंडल में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है वो वाटर है, क्योंकि ये एक तरफ तो यह सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तथा यह एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायर वाला पदार्थ है। तो दूसरी तरफ ये जो अपना बायोस्फीयर है उसमें एक न्यूट्रिशन के रूप में संचरण तथा चक्रण में सहायता करता है। इसके अलावा जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में या स्टीम ट्रांसपोर्ट में स्टीमर वगैरह यूज करते हैं इससे, और या अपना जो क्रॉप्स की सिंचाई के लिए, सीवरेज के निपटान के लिए आदि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये भी जानते हैं कि जो जलमंडल के समस्त जल का जो मात्रा है 1% ही वाटर विभिन्न सोर्सेज में या भूमिगत तल या अपना पॉन्ड्स में या अपनी जो भी लेक होती है उसमें या मृदा में स्थित जल है या वायुमंडलीय जल है वो केवल 1% है। आदि से ही जो ह्यूमन कम्युनिटी के लिए यह सुलभ हो जाता है। इनमें जो भूमिगत जल सबसे अधिक जल प्रदान करता है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या जो मानव संस्था में तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, वो खुद को अपने आप को प्योरिटी कर लेता है, परंतु जब मानवजन्य स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषणों, जो प्रदूषक पॉल्यूटेंट हैं, उनका जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि वह जल की सहज जो पावर होती है तथा स्वयं की जो शुद्धिकरण की क्षमता होती है उससे कहीं ज़्यादा अधिक पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, और इस तरह जो पॉल्यूटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। वाटर पॉल्यूशन के सोर्स हैं कि हम देखते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको कम करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। इनके कई आधारों पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे अपन इनके पॉल्यूटेंट के जो सोर्सेज हैं उनके बेस पर इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सोर्सेज के आधार पर जो वाटर पॉल्यूटेंट का निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, सीवरेज, केमिकल पॉल्यूटेंट। केमिकल पॉल्यूटेंट में क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स आदि। और हैवी जो मेटल्स होते हैं उसमें जैसे पारा है, सीसा है, जस्ता, तांबा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कंपाउंड, रेडियो एक्टिव वेस्टेज आदि। कृषि जो पॉल्यूटेंट है उसमें अपन फर्टिलाइजर्स है, फंगिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, और अपना कीटनाशी, जीवनाशी आदि पौधों के जो वह अवशिष्ट भाग हैं। तो जो अर्बन पॉल्यूटेंट हैं, अर्बनाइजेशन के जो पॉल्यूटेंट हैं, तथा विभिन्न प्रकार के आयन जो अर्बन सीवेज के जल में उपस्थित होते हैं, जो ह्यूमन और एनिमल्स के बॉडी से शरीर के विभिन्न फास्फोर तथा नाइट्रो आदि में मिल जाते हैं। वहीं पर नेचुरल जो पॉल्यूटेंट हैं जैसे ज्वालामुखी आना, राख, धूल, अपक्षय और अपरदन यानी इरेजन से उत्पन्न जो अवसाद है, और भूमि स्वचलन से उत्पन्न पहला विघटित एवं वियोजित जो बायोलॉजिकल्स मैटर है आदि। अब अपन बात करेंगे फिजियोकेमिकल जो करैक्टर्स हैं इसके उसके बेस पर। तो हम देखते हैं कि जल के प्रदूषकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भौतिक प्रदूषक, जैसे उनका रंग है, अवसाद है, ज्वालामुखी है, धूलि है, राख है, तेल है, ग्रीस है, धुले हुए निलंबन ठोस हैं, सकल ठोस आदि पदार्थ होते हैं जो केमिकल पॉल्यूटेंट में क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और इस तरह के ये जो मैटर होते हैं वो उनको एक तरह से उनको विघटित कर देते हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स, कीटनाशी, रोगनाशी, शाकनाशी या अन्य प्रकार के जो आर्टिफिशियल्स केमिकल कंपोनेंट हैं वो इस तरह के उनका जो पोल्यूटेंट का कार्य करते हैं।
अब आता है इनके डिक्विडेबिलिटी के आधार पर कि उनकी विलग्नता क्या है। तो वाटर के जो पोल्यूटेंट को विघटित यानी डिक्विडेबिलिटी तथा उनके न होने वाले जो पोल्यूटेंटों को विभाजित किया जाता है। जिन पॉल्यूशन का जो जैविक फैक्टर्स है, जैसे उनका वियोजन माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा विघटित हो जाता है, तो उनको बायोडिग्रेडेबल्स पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एनिमल्स और प्लांट का जो अवशेष बचता है और वियोजक जो होते हैं वो माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा विघटित न होने वाले जो पोल्यूटेंट को अजैविक यानी नॉन बायोटिक्स पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे केमिकल्स और जो पॉइजनियस सॉलिड एलिमेंट हैं वो आते हैं इसमें। इसी संदर्भ में अपना जो आगे चलते हैं तो अपन जो वाटर पॉल्यूशन की नेचर की बात करेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन की नेचर की बात करते हैं तथा उसकी प्रकृति और तीव्रता के कई कारकों से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो अपशिष्ट जल का निपटान तथा इसके शोधन की व्यवस्था, दूषित करने वाले स्रोतों का जलीय दशाओं तथा नदियों की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता, किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होने वाले मल नालियों की विशेषता, अपशिष्ट पदार्थों का जनन करने वाले समुदाय की सामाजिक आर्थिक दशा तथा मिट्टी व वनस्पति के प्रकार। यानी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं जो अपना वेस्ट डिस्चार्ज करने के लिए वो जो वाटर सोर्सेज के पास में आते हैं, वहाँ नहाने आते हैं, वहाँ पर कपड़े साफ करने के लिए आते हैं, उनका क्या उस जो कम्युनिटी है उसकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो कैसी है, उसके आधार पर अपन उनको एनालिसिस करते हैं। तो ये उनकी एक नेचर होती है, प्रकृति होती है। तो हमको यह भी ध्यान में है कि जब हम देखते हैं कि जो रेनी वाटर भी कंप्लीटली प्योर नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी जो क्लाइमेट में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंपोनेंट उसके जुड़ जाते हैं और मिक्स हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है तथा उसका पीएच का मान घट जाता है और जल का जो प्रमुख कैरेक्टर है उसकी है वो डिजॉल्व करने की पावर। यह अनेक जो तत्वों को घुलाने की एक अपने आप में डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो रेनी वाटर जब फ्लो होता है तब हम देखते हैं कि उसके जो उनका रास्ता है, मार्ग होता है, उसमें बहुत सारे क्रियाएं होती हैं और उनके साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सबस्टेंस हैं, वो उसके साथ में घुलकर अपने साथ वो फ्लो करते हैं। तो अनेक जो एलिमेंट मिलकर उसकी जो मौलिकता है उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। मौलिकता मतलब उसका मूल जो कैरेक्टर है, जो उसका गुण है, उसको वो थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं और वाटर का जो भौतिक, रासायनिक और जैविक आधार पर उनका एनालिसिस और डिटर्मिनेशन किया जाता है। भौतिक आधार पर जो जल की जो कैरेक्टर होता है उसका निर्धारण उसके टेम्परेचर से, उसका कलर, स्मेल, उसका टर्बिनिटी, उसकी कंडक्टिविटी, उसका जो डेंसिटी और उसमें जो सस्पेंड पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, उसका उसमें जो कंप्लीट जो सॉलिड मैटर है वो कितना है, इनको आधार बनाकर सभी चीज़ों को और उसकी हम क्वालिटी का निर्धारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो केमिकल्स जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पर जो वाटर में जो डिजॉल्व साल्ट की नेचर है तथा उसकी मात्रा और वाटर की तो हार्डनेस कितनी है, उसकी एसिडिटी कितनी है, उसकी एल्कलिनिटी कितनी है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, उसका जो बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी क्या पोजीशन है, वाटर में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है आदि की उपस्थिति को उसमें सम्मिलित करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स में बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म, एम्पियन, एल्गी और वर्टस आदि इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नॉर्मल रूप से जो वाटर का जो कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है वो
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और उनके डिजोल्व ऑक्सीजन्स, उनका पीएच के मान आधार पर उन सभी को सम्मिलित करते हुए हम उसको करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर हम उसका कैरेक्टर्स नापते हैं। अब है गंगा का पॉल्यूशंस। गंगा देखते हैं कि एक गंगा जब शब्द आता है नाम में तो एक बहुत बड़ा पवित्रता का नाम आता है हमारे जेहन में और हम उसको नमन करते हैं। हम देखते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी की सबसे पवित्र और अनैतिकाल से जो एक अमृत में ही समझी जाने वाली और स्वतः निर्मलीकरण की क्षमता रखने वाली गंगा नदी अब अपने किनारे पर स्थित जो अर्बन है, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं और खेतों से जो निकलने वाले जो अवशिष्ट और अशोधित मलजल है, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, वहाँ की मवेशियों के जो डेड बॉडी हैं और जो पॉइजनियस केमिकल्स हैं कचरे आदि को ढोने के कारण वो क्या बन गया, गंगा अब सीवर बन रही है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की समस्त 2525 किलोमीटर लंबे जो इनका जलमार्ग है उसका 600 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है उसमें। तो हम ये भी जानते हैं कि जो गंगा बेसिन में भारत की लगभग 37% मानव जनसंख्या निवास करती है तथा देश के सकल जो संचित क्षेत्र है उसका 47 भाग इसमें स्थित है और भारत के 1761 जो अर्बन्स हैं उनमें 692 गंगा बेसिन में सेंट्रलाइज हैं। उनमें से 27 जो अर्बन जो शहर हैं, नगर हैं, उनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो नगरों तथा कस्बों में रहने वाले लगभग 1000 मिलियन लीटर मलजल प्रतिदिन गंगा में इन्वॉल्व होता है, उसमें डाला जाता है। तो उल्लेखनीय है कि गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषण पॉइंट, जो सर्वाधिक जो पॉल्यूशन का पॉइंट होता है वो इनके द्वारा ही होता है। तो इस तरीके से जो अपन वाटर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन में जब से मानव सभ्यता आई है वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हमने इसको जो जल के जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने दूषित किया है, उनका दोहन किया है, उनको अपन ने बहुत अच्छे ढंग से काम में नहीं लिया है और कहीं ना कहीं हमने इनको लेने की बजाय इनमें हमने कुछ न कुछ डाला है। अन्यथा इनकी जब हम मूल इनके जो मौलिकता की बात करें तो इनकी जो मौलिक इनके करैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे जो गंगा के वाटर की हम बात करें, गंगा जल की बात करें जिसको पवित्रता के साथ नाम लिया जाता है, उसमें देखते हैं कि वह पानी कितने ही दिन तक, वो अमृतमय पानी कितने ही दिन तक अपने किसी बर्तन में रखा रहे तो भी वो खराब नहीं होता है। वह उसकी एक तरह से मौलिकता है। तो इस मौलिकता में हमने कुछ ऐसे कंपोनेंटों को डाला है जिसके कारण कि वह वो पॉल्यूटेंट का काम करने लगे और उसको यानी कि वो विषाक्त बनाने लगे, उसको एक जहरीला बनाने लगे और जिससे वहाँ की जो बायोटा है, फ्लोरा और फौना, दोनों ही तरह के वो प्रभावित होने लगे। तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन का जो मेन कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स को हमको उनके गंगा में उनको रोकना पड़ेगा और तब जाकर हम वहाँ पर उनका जो उसकी मौलिकता की और उनको अपन ले जा सकते हैं। तो गंगा की ही बात नहीं करें, पूरे वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जितना भी कुछ आदमी या इंडस्ट्रीज या अर्बनाइजेशंस यानी कहीं भी कोई भी कुछ छोड़ा जाता है तो अपशिष्ट के रूप में जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वहाँ पर वो डंपिंग कर दिया जाता है और उसको वो एक तरह से प्रदूषित करते रहते हैं। तो इस तरह से उनकी जो गुणवत्ता है उस पर वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट वो डालता रहता है। तो हमको इनको कम करना होगा, इन केमिकल्स का यूज़ एक लिमिटेशन में करना होगा
जिससे कम मात्रा में वाटर में वहाँ का जो भी वाटर सोर्सेज है वो पॉल्यूट हो, और वो एक मानव सभ्यता के लिए एक धीरे धीरे एक अच्छा जो प्योर पानी वहाँ पर मिले और आने वाली जनरेशन के लिए वो एक अच्छी चीज़ बने।